हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम बात कर रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल की। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। सारा डेटा एज आई सेड 3 जून 2021 का है, राइट। पार्ट 1 में हम कंपनी के उसकी मार्केट पोजीशनिंग उसके बारे में बात कर चुके हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी मतलब इंडस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं, गवर्नेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस पार्ट 2 में क्लियर बात करेंगे और फिनिश कर देंगे अपने एनालिसिस को। आ, अगर हम ग्रॉस सेल्स की बात करें तो इसको हटा दो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रॉस सेल्स है। तो ग्रॉस सेल्स की अगर हम बात करें तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि सितंबर क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल होता है। क्यों क्यों होता है सितंबर क्वार्टर में? बताया था मैंने फर्स्ट क्वार्टर में, खारिफ क्रॉप की वजह से। कि खारिफ क्रॉप जो है मेजरली जो बाइंग होती है, जो खारिफ मतलब हमारी राइस वाली जो क्रॉप है, मानसून से पहले होती है, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा बाइंग होती है। तो इसलिए सितंबर क्वार्टर में सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी जो है क्वार्टर्स जो है जून क्वार्टर में सबसे ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब जून क्वार्टर में सबसे कम रहता है, क्योंकि जून क्वार्टर से पहले ज़्यादा स्विंग नहीं होती है। ठीक है, और बाकी सब क्वार्टर्स मतलब सिमिलर हैं। ग्रोथ वाइज देखें तो इस बार सेल जो है वो कम हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें, जबकि दिसंबर वाज गुड गुड। दिसंबर में एक डिसेंट ग्रोथ थी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी एक्चुअली। और नहीं सॉरी, गलती किया ना मैंने, मार्च को दिसंबर के साथ किया है यहाँ पर। दिसंबर ये, तो दिसंबर को एक ग्रोथ थी। मार्च टू मार्च जो है वो फ्लैट है एक्चुअली, राइट। मार्च टू मार्च देयर वाज नो इंक्रीज एज सच। ठीक है, प्रॉफिट्स में जो है इस बार जो मेजरली डिक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ी है। आपको पता ही है, काफी सारे कमोडिटी प्राइसिंग, मैंने एक वीडियो बनाया कमोडिटी प्राइसिंग क्यों इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो कमोडिटी प्राइसिंग पे वो सब इंक्रीज हुआ है। और अगर वही देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सितंबर में सबसे ज्यादा आता है और वो एक कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, विच इज गुड, राइट। इवन इन कोविड टाइम इट हैज इंक्रीज वेरी वेल, राइट। सिमिलरली मतलब प्रॉफिट वाइज कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। वो आप यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली दिसंबर 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 yes, तीनों बार जो है दिसंबर में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मार्च में भी एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, इस बार कम हुआ, बट वैसे लगातार एक प्रॉफिट जो है कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। इवन पैट प्रॉफिट भी ग्रोथ काफी कंपनी का अच्छा दिख रहा है। अगर हम देखें, देखो आप, जो मेन क्वार्टर है सितंबर, काफी एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, मोर देन 10% डबल डिजिट ग्रोथ रहता है कंपनी। ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस अगर देखें, ग्रॉस सेल 10 ईयर कैगर जो है वो 6% रहेगी। तो मैं एक इंडस्ट्री लाइक मतलब लास्ट 10 साल में इतनी अच्छी नहीं थी, आगे इससे अच्छी होगी, यही सब उम्मीद कर रहे हैं, राइट। कि एग्रोकेमिकल सेक्टर इंडिया में काफी अच्छा करेगा, डोमेस्टिक डिमांड भी और एक्सपोर्ट भी एक नया खुल रहा है बिकॉज ऑफ चाइना का, जो बात कर रहे थे कि चाइना जो है वो अपना रिड्यूस कर रहा है अपना प्रोडक्शन, या मतलब एटलीस्ट फ्लैट रख रहा है। तो इन दोनों कारणों से फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, राइट। 5 ईयर्स में तो सिर्फ 4% का, 3 साल में फिर भी एक सेल जो है वो 8% 8% का दिखाया है इन्होंने ग्रॉस सेल्स। ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ, तो यहाँ पर उन्होंने ये स्लाइड मैंने वहीं से ली है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ से क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो एनपीके एंड डीएपी जो बात हो रही थी, जो मेन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो इतना वॉल्यूम जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका डिक्रीज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। इम्पोर्ट बढ़ा है, काफी ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, इम्पोर्ट करके इन्होंने यहाँ बेचा है, ट्रेड किया है इन्होंने। ठीक है, तो टोटल इन्होंने इतना वॉल्यूम जो है बेचा, 7% ग्रोथ हुआ उसमें। ठीक है, प्राइमरी मार्केट शेयर जो है वो 15.7%, थोड़ा मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है इनका लास्ट 1 ईयर में, मेजरली बिकॉज ऑफ व्हाट दे सेड इज कोविड। डिक्रीज क्यों हुआ, बाकी को भी तो था कोविड लेकिन बोला वो। ठीक है, पीओएस मार्केट शेयर जो है, पॉइंट ऑफ सेल मार्केट शेयर जो है वो 14.7, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल प्राइमरी मार्केट शेयर मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से और सेल के हिसाब से। यूरिया जो है वो भी ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने बोला, यूरिया में भी दे डोंट मैन्युफैक्चर इट बट दे ट्रेड इट। ठीक है, तो 4.68 और से 6 पॉइंट, तो 33% ज्यादा ट्रेडिंग किया यूरिया में। एमओपी करके भी एक फर्टिलाइजर होता है, उसका भी ट्रेडिंग किया। और एसएसपी जो है इनका 17%, उसमें भी ग्रोथ हुआ है ओवरऑल, राइट। तो इसकी वजह से 6% सेल ग्रोथ हुआ FY21 में फर्टिलाइजर्स में, राइट। और प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट इज 12% बढ़ा। ठीक है, तो फर्टिलाइजर बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा। क्रॉप प्रोटेक्शन दूसरा जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें सेल काफी जबरदस्त इंक्रीज है, 24%, और प्रॉफिट 54% इंक्रीज है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्ट में 9% बढ़ा है, कि यहाँ पर एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है। तो मैंने बताया था 37-38% एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो 16 मतलब इतना करोड़ रुपए, 16,1666 करोड़ रुपीज में से इतना 700 करोड़ रुपीज एक्सपोर्ट से आए। और
ये अब जो है इंक्रीज हो गया 24% यहाँ पर, और 9% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, और डोमेस्टिक ज्यादा अच्छे से इंक्रीज हुआ है क्रॉप प्रोटेक्शन में। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो आप 5 साल में और 10 साल, 3 साल में देखोगे अचानक से इनके प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छे इंक्रीज होने लग गए लास्ट में, एकदम से एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, काफी सारी चीजें उन्होंने चेंज की हैं कंपनी में, राइट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह की वजह से। क्रॉप प्रोटेक्शन में जो एंट्री ली है वहां पर भी अच्छा खासा इनका प्रॉफिट्स इनके बेटर है वहां पे, तो उन सब की वजह से एक डबल डिजिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली, वो भी हायर डबल डिजिट ग्रोथ, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली यहाँ पर इन्होंने 5 साल में दिखाया है, जबकि उससे पहले प्रॉफिट ग्रोथ थे ही। ठीक है, तो वो एक इसलिए काफी अच्छा दिख रहा है। सिमिलरली पैट में भी वैसा ही, आप देखो पैट 30% ग्रोथ रेट है, 5% का, तो इसकी वजह से लोग काफी एक्साइटेड है, राइट, कि मतलब अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है, पैसा तो उसको वहीं से मिलना है, ग्रोथ तो वहीं से आनी है, तो वो काफी एक अच्छा ग्राफ है। लेकिन ऑब्वियसली टॉप लाइन बढ़ेगी तो तभी बॉटम लाइन बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ेगी, टॉप लाइन भी बढ़नी जरूरी है। तो वो अभी होपफुली एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि भाई सेल भी बढ़े, तो फिर प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो प्रॉफिट जो है वो इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो रही है कंपनी में, तो वो पता भी चल रहा है आरओसी से। आप देखो आरओसी जो है इनके अभी 23, तो मेरे पास अभी मार्च 2020 का ही नंबर है, मार्च 21 का नंबर आया नहीं है क्योंकि एनुअल रिपोर्ट अभी आई नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट मैंने जो कैलकुलेशन किया, डाला नहीं है मैंने यहाँ पर, वो 32 हो गया है इनका ऑलमोस्ट। ठीक है, आरओसीई मार्च 2021 में। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा खासा इंक्रीज है, विच इज आई थिंक वेरी गुड आरओसी फॉर अ कंपनी लाइक देम, राइट, इट्स नॉट बैड एट ऑल। तो काफी एक अच्छी इंप्रूवमेंट एफिशिएंसी में, मतलब 15% से ऊपर आरओसी इस टाइप के सेक्टर में ना अच्छी मानी जाती है वैसे, राइट। तो अगर 30 प्लस है तो काफी अच्छा माना जाएगा मेरे हिसाब से, काफी एक गुड एफिशिएंसी पे काम कर रही है कंपनी। आरओई भी जो है वो कंसिस्टेंटली लास्ट 4-5 साल में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट इंक्रीज। डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है, क्यों रीजन है इसका अचानक से? ठीक है, उसका रीजन ये है कि सब्सिडी का काफी सारा सब्सिडी मिलता है। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट जो है ना वो देती थी आराम से, मतलब इनका सब्सिडी अब 6 महीने में आ रहा है पैसा गवर्नमेंट से, 1 साल में आ रहा है, 1.5 साल में आ रहा है, मतलब इनकी उसमें लगा रहता था सब्सिडी में, रिसीवेबल्स में। लेकिन सब कुछ क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने अचानक से मार्च इस बार, कुछ इनको 2200 करोड़ रुपीज की सब्सिडी इनकी पेंडिंग थी, वो एक साथ क्लियर कर दी मार्च में, इसी मार्च में, राइट। तो सब डेट वगैरह सब क्लियर कर दिया इन्होंने फटाफट, और डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 0। अब ये डेट फ्री कंपनी हो गई है। वैसे भी ये डिक्रीज कर ही रहे थे, ईपीएस जो है वो लगातार कंपनी का बढ़ रहा है क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री लेवल्स भी कंपनी के वर्किंग, मतलब जो पूरी वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो गई है, तो आप इन्वेंट्री लेवल देखो काफी एक सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं FY21 में। ठीक है, इनके एनपीकेस पे, डीएपी के भी इन्वेंट्री लेवल्स काफी सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। एसएसपी तो काफी बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट चल रहा है, एमओपी भी कम हुआ है, यूरिया भी और कंपोस्ट भी, तो सबके इन्वेंट्री लेवल्स ओवरऑल एक सिग्निफिकेंट कम हुआ है। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 50% इन्वेंट्री लेवल्स पे काम कर रही है कंपनी, तो इन्वेंट्री लेवल्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी ही है, तो डिमांड में एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है कॉम्पिटिटर्स के साथ। FY20 के साथ ही लिया है मैंने क्योंकि मोस्टली नंबर्स अभी भी FY20 के ही हैं, एनुअल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, तो काफी सारे नंबर्स नहीं मिलते हैं बिना एनुअल रिपोर्ट्स के, राइट। तो मार्केट कैप अगर आप देखें तो मैंने जैसे पीआई इंडस्ट्रीज, मतलब मेन बड़े बड़े एग्रीकेमिकल्स जो प्लेयर है, चंबल तो इनका एक डायरेक्ट मतलब टाइप का एक फर्टिलाइजर्स में ही कॉम्पिटिटर इसलिए रखा है, राइट। तो लास्ट अगर हम 3 साल का सेल्स का अगर देखें तो इनका 9 का है, चंबल का काफी अच्छा है, 18 है, पीआई बहुत अच्छा है, 13 है, यूपीएल भी अच्छा किया है। 5 ईयर्स में देखें तो 3, ये 6.5, तो 5 साल में किसी का बहुत ज्यादा नहीं है। यूपीएल का ग्रोथ अच्छा है। कैगर पैट में 3 साल में 30%, जबरदस्त, 42% और जबरदस्त। 3 साल में पीआई ने माइनस में है कैगर, ठीक है, 23% यहाँ पर बहुत अच्छा है। फिर 5 ईयर्स में, तो मतलब ये देखो ना, ये सब केमिकल इंडस्ट्री जो चल रही है ना, वो सब प्रॉफिट ना जबरदस्त इंप्रूव हो रहा है लास्ट 3-4 साल में, वो बहुत। पैटर्न इनका कम है, 8%, इनका 10 है, इनका 13 है, इनका 4.78 है। आरओई इनका काफी अच्छा है, जंबल का भी बहुत अच्छा है, आरओसी लेकिन इनका ज्यादा अच्छा है, इनका कम है, ठीक है। एसेट टर्नओवर, ठीक है, तो वो 1.2 है, ये 0.86 है। इन्वेंट्री टर्नओवर भी बेटर है चंबल की, और इवन पीआई की बेटर है, और इसकी भी बेटर है एक्चुअली, सबसे कम है इन्वेंट्री टर्नओवर, तो अभी इंप्रूव हो गई होगी, इन्वेंट्री लेवल्स कम दिख रहे हैं हमें, ठीक है। FY20 का डेटा, राइट, FY21 में ये इंप्रूव हो गया हुआ। रिसीवेबल डेज जो है वो 49 है, ये काफी अच्छा नंबर है इनका, ये काफी बड़ा है, राइट। तो रिसीवेबल डेज, इवन दो सब्सिडी वगैरह पे डिपेंडेंस होने के बाद भी FY20 के नंबर्स के हिसाब से भी रिसीवेबल डेज 49 इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू,
इन्वेंट्री डेज 82 डेज की इन्वेंट्री है इनके पास FY21 20 में, अब कम हो गई होगी, ये 36 की है, तो इन्वेंट्री भी मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना बहुत एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। डेट टू इक्विटी FY20 में 0.38 था, अब 0 हो गया है, ये 2.85, काफी ज्यादा डेट है चंबल पे, राइट। और ये भी और काफी कम है डेट, और यूपीएल का भी डेट ज्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज, तो यूपीएल में इंटरेस्ट कवरेज, तो ये डेट की वजह से काफी यूपीएल का पूरा पंगा है, इसका भी मतलब डेट ज्यादा है, और ये काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है दोनों कंपनीज, पीआई और कोरोमंडल। तो ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से क्या दिख रहा है आपको कि पैट ग्रोथ तो काफी अच्छी है, इंडस्ट्री जैसी है, पैटर्न कम है, आरओसी अच्छे हैं काफी, राइट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट बैड, ये एक नंबर यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो डेट फ्री कंपनी हो गई अब तो, हेल्दी कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छे हैं, आरओसी तो मैंने सब बता दिया आपको, सेल इतनी अच्छी नहीं है, साइक्लिसिटी रेवेन्यू में देख लिया हमने, वर्किंग कैपिटल साइकिल डिपेंडेंट ऑन डिसबर्सल ऑफ सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट, तो सब्सिडी जो है वो आएंगी या नहीं आएंगी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस ओवरऑल कि कैसा चल रहा है, राइट। तो फाइनेंशियल्स में मैंने तो अभी यहाँ पर देखो, सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है, बाकी कुछ भी आरओसी अच्छे हैं, आरओई अच्छे है, डेट नहीं है, ये सब चीजें, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, तो कुछ अच्छा लग रहा है, राइट। तो ग्रीन दिया है, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल ग्रोथ बढ़ेगी, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा कंपनी में, मार्केट तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं इनके, और क्रॉप प्रोटेक्शन पे फोकस भी बढ़ रहा है, अगर कोई अच्छा एक्विजिशन वगैरह करते हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रोकेमिकल स्पेस में, तो काफी एक इंटरेस्टिंग स्टडी बन जाएगी, काफी अच्छा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है कंपनी, राइट। वैल्यूएशन पे भी बात कर लेते हैं, तो ग्रोथ तो अच्छा दिया है, 3 साल में 25% का ग्रोथ जो है कंपनी ने 25% ईयर ऑन ईयर दिया है, सेंसेक्स ने 13%, तो सेंसेक्स से बेटर रिटर्न्स दिए हैं 3 साल में, 880 का हाई है, वीक 52 वीक्स लो उसके आसपास ही है, 611 का लो है, तो आप देख भी सकते हैं कि काफी जो ग्रोथ आया है वो यहाँ के बाद आया है, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर 2019 के बाद जो है वो कंपनी ने अचानक से ग्रो करना शुरू किया है, राइट। पीई ट्रेंड देखेंगे तो मोस्टली बिलो 20 ही रहती है, पहले एक बार 21 22 के आसपास पहुंच गए थे, फिर कम हो गई थी, 17 है, अभी जो है 18 का करंट पीई है, और इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 13 के आसपास है, ठीक है। तो उस हिसाब से पी जो है वो इंडस्ट्री एवरेज से बेटर, बट इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री में वो भी है, पीएसयूज भी है, पीएसयूज क्या आपको पता ही है कि मेजरली पीस को लोग कम ही रखते हैं। वैल्यूएशन रेशियो ये थोड़ा सा बेटर वो देगा आपको लास्ट 10 साल में कि पी बाय बी जो है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड जो है वो ठीक ठाक है, कुछ मतलब बिलो एवरेज अगर हम देखेंगे लास्ट 10 साल 10 साल। ईवी बाय एबिटा वो भी मतलब ज्यादा है, मतलब अगर हम मार्च 2019 के लेवल पे है, ईवी बाय एबिट वो भी मार्च 2018 के आसपास, मतलब एक एवरेज के आसपास 4-5 साल के एवरेज में मान सकते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स इज ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट, राइट। तो वैल्यूएशन एक साइड पे है, प्रीमियम साइड पे, इनको अपने सेल्फ कंपैरिजन के हिसाब से इंडस्ट्री के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं ना आप, तो आपको बहुत अलग पिक्चर दिखती है। तो मेन अगर हम कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज को रख लें, रैलीज को रख लें, सुमिटोमो, मतलब जो बड़ी बड़ी जो एग्रोकेमिकल्स कंपनी है उनका सबका पीस देखें, उनके सबके एवी बाय एबिटा देखें, तो एवरेज 27 का पी आता है यहाँ पे, यहाँ पर 12.4 का एवी बाय एबिटा आता है, तो उस हिसाब से तो इनका कम है, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कंपनी जो है वो इशू नहीं लगता है, मतलब कि दिक्कत नहीं आ रही है मुझे कुछ भी। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे अगर हम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन वगैरह के हिसाब से देखें, और जो करंट मार्केट है उसके हिसाब से देखें, और जो इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, तो बुरा तो नहीं लग रहा है, राइट। और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, और जो मैंने ऐसा बोला कि इंडस्ट्री जैसा कर रही है, और एक्सपोर्ट वगैरह का जो फोकस चल रहा है, और इवन डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी काफी अच्छा कर रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा प्ले है वैल्यूएशन वाइज, तो बुरा तो नहीं लग रहा है, राइट। स्ट्रेंथ मार्केट शेयर फर्टिलाइजर 59% का है, हायर प्रेजेंस इन नॉन यूरिया सेगमेंट, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, राइट। तो इसकी वजह से सब्सिडी डिस्पर्समेंट में बहुत फोकस नहीं रहता है, डाइवर्स प्रोडक्ट मिक्स, रॉबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ये भी एक बहुत बड़ा मोट है, मैंने आपको बताया ही था, राइट। और रिटेल सेगमेंट भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। वीकनेस रेवेन्यू बढ़ा नहीं है अभी तक, तो वेट कर रहे हैं कि रेवेन्यू जो है एटलीस्ट डबल डिजिट पे ग्रो करे, 10-11% से ग्रो करे, राइट। तो फिर आपका जो ग्रोथ है आगे अच्छा रहेगा। साइक्लिसिटी तो है, एक क्वार्टर बहुत अच्छा जाता है और बाकी 3 क्वार्टर ओके ओके हैं। कंसंट्रेटेड रेवेन्यू मिक्स
2 स्टेट्स से ये 2 स्टेट्स पे डिपेंडेंस ज़्यादा है। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ के किसान, वहाँ के कैसा है सब स्ट्रक्चर, उस पे बहुत डिपेंडेंस है, राइट? तो ये थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा इनका। लो आर-एन-डी स्पेंड, आर-एन-डी पे तो लेस देन 1% आर-एन-डी स्पेंड है जो मैंने देखा। तो वो एक वीकनेस है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लीस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर है कोविड की वजह से, हाइली अंडर पेनिट्रेटेड है अभी भी, स्पेशली अगर हम मतलब प्रीमियम फर्टिलाइज़र, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जो बोलते हैं उसमें बिग एक्सपोर्ट मार्केट है, राइट? तो अपॉर्च्युनिटीज़ तो हैं, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, सब्सिडीज़ पे डिपेंडेंस है और डिलेड होता है, बहुत डिले होता है। अभी लास्ट 3-4 महीने में डिले नहीं हुआ, सब क्लियर हो गया, तो काफ़ी अच्छी लग रही है कंपनी, राइट? डेट ज़ीरो हो गया, नहीं तो डेट ले लेके काम करना पड़ता है बेचारों को, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा फँसा हुआ होता है, राइट? थ्रेट ऑफ चीपर इंपोर्ट्स एज़ कंपेयर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग लोकली, तो वो थ्रेट है, लेकिन गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा-लगा के बाहर, और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा रखी है इन्होंने। काफ़ी सारे, जैसे कोरिया में बहुत यूज़ होता है, मतलब फर्टिलाइज़र्स ये सब, तो वो काफ़ी डंप करते हैं इंडिया में, तो वहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है साउथ कोरिया पे। तो वो सब चीज़ें करते रहते हैं गवर्नमेंट इनको, बिकॉज़ किसानों को हेल्प करना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हेल्प करना है, अब मेक इन इंडिया वगैरह सब कर रहे हैं। तो उस हिसाब से थ्रेट तो है, करने में हटा सकते हैं तो फोकस, प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन अभी तक तो नहीं लगता मुझे कि ऐसा कुछ होगा। और चाइना अभी भी रॉ मटेरियल पे हाई डिपेंडेंस ऑन चाइना, चाइना नहीं मतलब ओवरऑल इंपोर्ट डिपेंडेंस आई वुड से, ठीक है, कि रॉ मटेरियल पे काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इनको थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री में वो थ्रेट है कि कुछ भी होता है, जैसे अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई होंगी सामान इधर से उधर इम्पोर्ट लेने में, कोविड वगैरह के जैसे पैंडेमिक टाइम पे, या फिर और भी लॉजिस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ टाइप्स खराब हो सकते हैं, तो वो एक डोमेस्टिक पे डिपेंडेंस कम है, राइट? तो वो ये इस टाइप से है। आपको ओवरऑल समरी क्या दूं मैं मार्केट में, मतलब कंपनी एक, मैं जैसा बोला मैंने आपको इनिशियली भी, कि अगर रूरल प्ले, एग्रीकल्चर प्ले, अगर आपको प्योर लेना है डोमेस्टिक लेवल पे इस टाइम पे, तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में बेट नहीं लेनी है, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो सेक्टर मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं समझ आता है, तो फिर आप मतलब सेक्टर ही लो मत, तो फिर आप बेसिकली, अगर आप एक सेक्टर पे बेट ले रहे हैं तो ये डेफिनेटली शॉर्ट लिस्ट में है। मतलब आपको लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छा करेगा, अच्छा ग्रोथ रेट रहेगा, गवर्नमेंट के पुश वगैरह से सब चीज़ अच्छी होंगी, राइट? और फूड है ना, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि मेरी दादी बोलती थी हमेशा कि 3 चीज़ों में बिज़नेस करो बेटा, या तो खाने में, दवाई में, या फिर एजुकेशन में। ये 3 कभी भी एवरग्रीन सेक्टर्स माने जाते हैं। तो वो है कि फूड सेक्टर है अल्टीमेटली, राइट? ग्रो तो करना ही है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, राइट? और प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी अभी भी, बहुत सारे बॉटलिंग्स, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। लेकिन आई थिंक कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर सस्टेन करना है तो हमें उसको इम्प्रूव करना ही होगा। तो उस टाइप में ये कंपनीज जो हैं वो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आप, जैसे मैंने बोला, एग्रीकल्चर प्ले का देख रहे हो, दिस इज़ द कंपनी यू शुड डेफिनिटली हैव इन द शॉर्ट लिस्ट। मैं जल्दी ही पीआई इंडस्ट्रीज़ का भी एक एनालिसिस करूँगा आपके लिए, ऐसा ही डिटेल में बात करेंगे, और फिर थोड़ा-सा सोचेंगे। आप ये कोरोमंडल का देख लिया, अब आपने समझ गए, तो फिर पीआई इंडस्ट्री को आप रिलेट कर पाएँगे कि कोरोमंडल कैसा अलग है और पीआई इंडस्ट्रीज़ कैसा अलग बिज़नेस है, सेम इन एग्रोकेमिकल सेक्टर। ठीक है, दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपने कोरोमंडल में काम किया है, कोरोमंडल के साथ कुछ इंटरेक्ट किया है, या आपने कुछ उनका प्रोडक्ट खरीदा है, आप फार्मर हैं, प्लीज मुझे कमेंट लिखिए, बताइए कि इनकी सर्विस कैसी है, इनका प्रोडक्ट कैसा है, आपको लगता है क्या कुछ अलग करते हैं ये बाकियों से। ठीक है, तो वो सब एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो ताकि पता चलेगा हमें कि क्या है इस कंपनी के बारे में और भी। दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस टॉपिक। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।